डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG ड्रीम स्टडी। आज हम देखेंगे इंग्लिश के जो महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव पैसिव वॉइस के जो एग्जांपल हैं उनके बारे में। तो देखिए 2025 में आपके इन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, यानी कि हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन आए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हैं और इन्हें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें चलते हैं, देखते हैं कि ये इंग्लिश के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव पैसिव हैं ये आपको क्या बताते हैं। यानी एग्जाम्पल बेस पे हम समझेंगे कि एक्टिव पैसिव में क्या होता है। यहाँ पे देखिए जैसे पहला है तो इसमें आपको एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले आप इसमें वर्ब खोजेंगे। वर्ब यानी मेन वर्ब कौन सा है, ये आपका वर्ब हुआ। वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी वर्ब का मतलब जो काम है, यानी इसमें मदद करने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। और बाकी आपको 3 के अलावा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर देखा जाए कि इसमें आपको करना क्या है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। यानी जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ये सब्जेक्ट का रूप बन जाएगा, अगर वो बदलने लायक है तो इस तरीके से देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे, तो इसलिए दे हो गया। वी जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ये बाई लग के जाता है, तो ये बाई क्या हो जाएगा, बाई। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बदलने लायक है, इसका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह वी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यानी कि वी का ऑब्जेक्ट अस होता है तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो अस हो जाएगा, तो बाई अस। और सब ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह जाता है तो इससे सब्जेक्ट परिवर्तन ये हो सकता है। यानी देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे, तो ये सब्जेक्ट की जगह गया तो दे हो गया। यानी जो बदलने लायक है वो बदलेगा। तो जितने भी आई वी दे यू ही सी इट वगैरह होते हैं यही केवल परिवर्तनशील होते हैं, बाकी और कुछ नहीं। और हु का बाई हुम हो जाता है। तो इस तरीके से अब चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह हमने कर लिया। सब्जेक्ट जब जाएगा तो बाई लगेगा, ऑब्जेक्ट जाएगा तो केवल उसके रूप परिवर्तन होने लायक रहेगा, तो रूप बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। अब देखते हैं टेंस देखा जाए तो टेंस देख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब न हो और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म नहीं मानते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म देखेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो क्या देखेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, तो ये सेकंड फॉर्म माना जाएगा। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट का हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर इंडेफिनिट का सेंटेंस मिले तो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और कंटिन्यूअस का मिले तो उसी का रहता है। और अगर परफेक्ट का मिले तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगाते हैं। तो इस तरीके से इंडेफिनिट का है तो पास्ट के ही कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यानी दे के अनुसार वाज वर में से क्या लगेगा, वर। तो अब देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का था तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा। पास्ट परफेक्ट का रहता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, यानी परफेक्ट का रहता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर होता है तो नहीं बदलते हैं। तो अब बात यह है कि दे वर हो गया। इसके बाद फिर वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है पैसिव में, तो हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड ही होता है। और बाकी से कोई मतलब नहीं होता है, बाकी आप उतार दीजिए, जो यस्टरडे था इसे आप उतार दीजिए। ये देखिए इसमें भी फिर वही काम करेंगे। वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह, तो ये आपका यू हो गया। और फिर ये सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये बाई हुम हो गया। और फिर ये देखिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ये यहाँ पे टाट हो गया, टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो गया। हेल्पिंग वर्ब देखा जाए यानी टेंस देखा जाए इसका, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो जब सेकेंड फॉर्म था, हेल्पिंग वर्ब के न रहने पर सेकेंड फॉर्म हो तो पास्ट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब के न रहने पर फर्स्ट फॉर्म हो, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इज एम आर होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो यू के अनुसार क्या लगेगा, आर। तो यू आर टॉट बाई हुम, और जो बचा हुआ है इंग्लिश या लिख लीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एक तरीका और होता है कि हु की जगह आप क्या लिख दीजिए, बाई हुम लिख दीजिए, और फिर इसके बाद इसको उलट दीजिए, जो आपका ये सेंटेंस बना है उसको उलट दीजिए। यानी यू आर है तो आर यू लिख दीजिए, आर यू टॉट, और टॉट हो गया तो बचा क्या, इंग्लिश, तो इसमें आगे इंग्लिश लिख दीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए वर्ब है, वर्ब के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है,
और ऑब्जेक्ट के पहले ये क्या है, ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह गया तो करिए, या तो फिर यही वाला करिए कि बाई होम वाला। तो ये बाई होम हो गया इसी की जगह पे, और इसके बाद फिर एप्लीकेशन आएगा तो द एप्लीकेशन हो गया। और इसमें टेंस देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा ऊपर वाले की तरह। तो वाज वर्ब में से द एप्लीकेशन के अनुसार क्या लग जाएगा, वाज। तो बाई होम वाज द एप्लीकेशन, और इसके बाद फिर वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, राइट का रिटन, रोट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा। और फिर ये इसके बाद आपका कोई अब कुछ है नहीं इसमें बचा हुआ, जैसे इसमें इंग्लिश बचा हुआ था तो इंग्लिश लिखे, नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। और दूसरा जो तरीका था उसका ये हो जाएगा कि द एप्लीकेशन और फिर वाज रिटन और फिर बाई होम हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, और वर्ब ये के पहले सब्जेक्ट होता है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, तो ये भी परिवर्तनशील नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए डिक्शनरी हो गया। और फिर आई जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो बाई मी हो जाएगा। और बॉट का थर्ड फॉर्म बॉट ही होता है, और हेल्पिंग वर्ब तो लगाना ही है, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा होगा। तो ये देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो वाज वर्ब में से लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए डिक्शनरी के अनुसार वाज हो गया। और जो बचा वो उतार लीजिए। आगे इसमें वर्ब ये है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह गया तो द कॉर्न, ये परिवर्तनशील नहीं है, जो प्रोनाउन होते हैं वही बदलते हैं। और ये जो माउस है वो बाई द माउस, ये हो गया। आगे अब देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वाज वर्ब में से लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, द कॉर्न के अनुसार वाज। और एट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो ये आपका ईटन हो गया। और आगे कुछ बच नहीं रहा है, फुल स्टॉप है, तो बस वही उतार लीजिए। अब देख रहे हैं कि ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है आपका, और ये आपका सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह गया तो हो गया एन एप्लीकेशन। सीला ऑब्जेक्ट की जगह तो बाई सीला हो गया, बाई सीला। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, तो ये आपने लिख लिया रिटन, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म। अब टेंस देखा जाए तो ये ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है न पास्ट इंडेफिनिट का है। ये आप देख रहे हैं कि इज एम आर और आईएनजी लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो अगर किसी के कॉन्टिन्यूअस का हो, यानी कुल मिला के दो ही कॉन्टिन्यूअस का बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यानी इज एम आर में से लगा तो इज एम आर ही रहेगा। तो इसलिए एन एप्लीकेशन का मतलब एक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एन एप्लीकेशन के अनुसार इज लग गया। और जब आईएनजी वाले का बनाए हैं तो बस यही कर देते हैं कि पैसिव में बिंग लगा देते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही होगा अगर आ जाए तो, लेकिन बस उसमें क्या लग जाएगा, बिंग लग जाएगा। तो सब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम देख रहे हैं कि ये एक वचन है, तो इसलिए इज लग गया और बिंग लग गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा वही रहेगा। और क्या बचा आपका, उसे उतार लेना है, लिव हो गया। आगे देखा जाए तो ये आपका इसमें क्या है, ये वर्ब है, ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, और ये सब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट गया सब्जेक्ट की जगह, तो क्या हो गया, फ्रीडम फाइटर्स। अब देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट गया, ये सब्जेक्ट गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो बाई पीपल। देखिए बाई पीपल लगाते नहीं हैं, लेकिन हाई स्कूल है, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन वैसे नियम ये होता है कि पीपल वगैरह को बाई लगा के लिखा नहीं जाता है। अब चलिए टेंस देखा जाए तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यानी इज एम आर में से लगेगा। तो फ्रीडम फाइटर्स बहुवचन है, इसलिए प्लूरल है, इसलिए आर लगेगा। अब वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, तो ये आपका हो गया एडमायर का एडमायर्ड हो गया। और इसमें देख रहे हैं आप कि ऑलवेज छुटा हुआ है, तो ऑलवेज जो है हेल्पिंग वर्ब जब आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया जाता है, तो ये ऑलवेज यहाँ हो जाएगा।
और बाकी बचा क्या, कुछ नहीं, तो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे देखा गया कि ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह गया तो द लायन हो गया। द किंग आपका ऑब्जेक्ट की जगह गया तो बाय द किंग हो गया। और फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो क्या मानेंगे, सेकेंड फॉर्म। तो यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस का वाज वर्ब में से क्या लगेगा, द लाइन के अनुसार वाज लग गया। और सूट का थर्ड फॉर्म सूट होता है, सूट बाई द लायन, बाई द किंग, फुल स्टॉप। आगे देखा जाए तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट गया सब्जेक्ट की जगह तो ये परिवर्तनशील है। देखिए आई वी दे यू ही सी इट में से है, तो ये मी का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, आई हो जाएगा। इट जाएगा तो इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है तो बाई इट हो जाएगा। वरी का थर्ड फॉर्म वरीड होता है तो वरीड थर्ड फॉर्म लगा दिए। टेंस देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आई के अनुसार इज एम आर में से क्या लगेगा, एम, बाकी फुल स्टॉप। आगे देखा जाए ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो अभी इस टाइप का आपको मिला है ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ए लेटर हो गया, ये बदलने लायक नहीं है। आई का ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह गया तो बाई मी हो गया। राइट का थर्ड फॉर्म आपका रिटेन होता है। और देखा गया कि इज एम आर आई एन जी लगा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो कंटिन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यानी इज एम आर में से ही लगेगा तो ए लेटर के अनुसार क्या लगेगा, इज लग जाएगा। और आई एन जी वाले का है यानी कंटिन्यूअस का है तो इसलिए क्या लगा देते हैं, बिंग लगा देते हैं। आगे देखा जाए तो ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट गया सब्जेक्ट की जगह पे तो द कार्ट हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह गया तो बाई 3 मेन हो गया। फिर यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है। लोड का थर्ड फॉर्म लोडेड होता है, लोडेड। और इज एम आर आई एन जी है तो इज एम आर आई एन जी ही रहेगा, यानी कार्ट के अनुसार इज लग जाएगा। और आई एन जी वाले का यानी कंटिन्यूअस का है तो बस बिंग लग जाएगा। और लास्ट में कुछ नहीं है, फुल स्टॉप है तो वही लगा लीजिए। आगे देखा जा रहा है कि ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह गया तो आई हो गया, मी का आई हो गया, ही का बाई हिम हो गया। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है तो लगा लिया आपने हेल्प्ड। इसके बाद फिर देख रहे हैं टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब डिड है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और जब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ब में से तो आई के अनुसार क्या लग जाएगा, वाज। और जो नॉट है वो उतार लीजिए, लास्ट में कुछ बचा नहीं, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप उतार लीजिए। आगे देखा जाए तो ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पहले ये सब्जेक्ट, वर्ब के पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये आप देख रहे हैं कि मी जाएगा ही की जगह तो आई हो जाएगा, ही गया मी की जगह तो बाई हिम हो गया। और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है। जो अब टेंस देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी इज एम आर में से लगेगा तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, आई एम। और जो ऑलवेज होता है वह हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। और लास्ट में कुछ बचा नहीं, फुल स्टॉप है तो वही उतार लीजिए। आगे देखा जाए तो डोंट इंसल्ट द पुअर, इसमें आपका ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है और ये डू नॉट वाला है। तो इसका मतलब जब वर्ब, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं है तो इसका मतलब ये कोई टेंस आपका नहीं है, ये क्या है, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव का क्या होता है कि वर्ब से शुरू होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। इसके पहले डू नॉट लगा है तो डू नॉट अगर न लगा हो तो भी यह लगा है तो इसका आप नॉट लगा के बनाते हैं, नॉट से ख़त्म करते हैं डू नॉट को। लेकिन बात इसमें यह होती है कि आप इसका अगर समझ रहे हैं कि डोंट इंसल्ट द पुअर, इसमें आप क्या दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि गरीबों को कि आपको अपमानित मत करो। तो एडवाइज है तो ये आप यू आर, इसमें अर्थ के अनुसार काम करते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू। तो ये यू आर एडवाइज्ड
अगर इसमें सलाह का अर्थ निकल रहा है तो एडवाइस्ड लगा देंगे, ऑर्डर का अर्थ निकलता तो ऑर्डर्ड लगा देते, और अगर प्लीज़ काइंडली होता तो रिक्वेस्टेड लगा देते। कहाँ पे? एडवाइस्ड के जगह पे। बाकी सब वही होता है, यू आर एडवाइड, यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड वगैरह। तो रिक्वेस्टेड लगा देने से प्लीज़ काइंडली ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे डू नॉट है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? नॉट लगा के टू लिखेंगे। नॉट लगा के टू लिखने से क्या होता है कि नॉट लगा के टू लिखने से डू नॉट ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म हो गया। इसके बाद जो बचा आपका, क्या बचा? इंसल्ट द पुअर, वही उतार लीजिए, इंसल्ट द पुअर। इसका एक तरीके से और करते हैं, लेट लगा दीजिए और ऑब्जेक्ट को लेके आइए लेट के बाद द पुअर लिख दीजिए। और ये निगेटिव वाला है तो नॉट बी लगा दीजिए। अगर निगेटिव नहीं होता, डोंट नहीं होता, केवल इंसल्ट द पुअर होता, तो ये आप क्या करते? नॉट को नहीं लिखते, केवल बी लगा देते। और इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, ये आपका इस तरीके से भी बन सकता है। तो ये आपने देखा कि ये जो है ये क्या है? ये आपका इम्परेटिव का है। तो अगर प्लीज़ काइंडली होता तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड लगा देते और इसके बाद फिर ये काम कर लेते। तो इस तरीके से आपका जो है ये इम्परेटिव का भी बन जाता है। तो आपको इसमें भाव देखना है तो ये आपका आसान होता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू लगा देते हैं और जो बचता है वो फिर लिख लेना होता है। या तो आप लेट बी से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। और आगे भी आपको कुछ एक्सरसाइज बेस पे यानी कि एग्जाम्पल बेस पे आपको ग्रामर बताया जाएगा। इन सभी को आप तैयार रखें, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं।